एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी और आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप अब तक की आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी बिकॉज जितने भी चैप्टर्स है ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। सभी के क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले वीडियो भी आ चुके हैं और एक लास्ट चैप्टर था जिसका क्वेश्चन और आंसर का जो वीडियो है Q&A वो आने का पेंडिंग था, जो कि अब आ चुका है और जल्द ही कोशिश की जाएगी कि आपके लिए एक मॉडल पेपर और साथ ही जो एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो होता है वो भी बहुत ही जल्दी लेके आएंगे ताकि इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत अच्छे से आसानी हो जाए। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज का चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट्स। जी हाँ, ये वही है जो कि हम लोगों ने लास्ट में जो लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स करके एक नाम आया हुआ था। क्लियर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसका रिविजन स्टार्ट करते हैं। आई मीन कि हम इसके क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हमारा 80% रिविजन जो है वो डन हो जाने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जो हर एक सिंगल क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम्स में पूछा गया है। किसी भी एग्जाम इन द सेंस कि जो इससे रिलेटेड जो आपके बोर्ड्स के हो या जिस भी स्टेट के बोर्ड्स के हो, हाँ ये सभी स्टेट्स का कलेक्शन है और वहाँ से लिया गया है। आपके CBSE हर जगह ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हुए हैं और हाँ ये सभी सारे वीडियोस के लिए होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है इसके बाद में जितनी भी रिसर्च की गई है, मैंने तो जितना इसके इसमें खोज के पढ़ा है तो उसमें क्या हुआ कि सारे क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चंस वही थे, बस उन्हें रिपीट किया गया था अलग अलग फॉर्म में। अगर मतलब कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस होता है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट वही था लेकिन हर एक क्वेश्चन को बहुत बार अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पूछा गया है। किसी क्वेश्चन के अगर वहाँ पे 6 मार्कर है तो वहाँ पे 6 नंबर में उस क्वेश्चन को इतना ही डिटेल में पूछ लिया, कहीं पे इसी क्वेश्चन को सिर्फ 2 मार्क में पूछा है। और 6 से 2 और 2 से 6 की जो जर्नी है ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते आई हूँ हर एक वीडियो में कि कहाँ पे हमें 6 मार्क करके आंसर्स लिखने हैं, मतलब किस टाइप से उसी क्वेश्चन को लिखना है। अगर वो 2 नंबर में पूछा है तो उसी क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आई होप इतने सारे वीडियोज में आप लोगों को ये जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से समझ आई होंगी ताकि ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करे। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो डेफिनेटली नाम से क्लियर है कि जितने भी हमारे पास में इंडियन पॉलिटिक्स है तो उसके बारे में पढ़ा था और लास्ट एरा में हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे। ओके। तो जो लास्ट है वहाँ से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक के हमने जो पॉलिटिक्स है पॉलिटी है उसे लेकर के आए हैं। क्लियर। तो उस दौरान जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी इवेंट्स हुए, जो रिवॉल्यूशंस थे इंपॉर्टेंट ये सारे तो पढ़ लिया है। लेकिन अब ये वाली जो एरा आ रही है ना तो डेवलपमेंट्स के ऊपर बात कर रहा है, मतलब जितनी भी पॉलिटिक्स जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए और वो हम करंट जो एज है, मतलब ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम के बारे में भी यहाँ पे है। आपने एक चार्ट आपके सिलेबस की एक बुक में वहां पर जवाहरलाल नेहरू से शुरू होते हैं और यहाँ पे PM मोदी तक के सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं वो आए हैं। दैट मीन कि हमें उन सभी लोगों के काल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मतलब कैसे इस चैप्टर में हमें वो सारी चीजें पढ़ना है कि इंदिरा गांधी जो है जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कैसे चुनाव में हारती है, जब इलेक्शन होते हैं तो उनकी हार होती है। उसके बाद में बीजेपी आती है इसी के साथ में लास्ट वाले वीडियो में भी शायद हमने पढ़ा था यहाँ पे वाला जो सिस्टम है वो भी शुरू होता है। ठीक है। इन के दौरान यहाँ पे और भी चीज क्या होती है कि 2-3 जो कांड है, जैसे कि गोधरा कांड हुआ था, गुजरात का जो ट्रेन जला दी गई थी वो वाला हुआ था। फिर उसके बाद में अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद है उसके बारे में भी हमने इसी में पढ़ा हुआ था, इसी चैप्टर में पढ़ा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी हम किसी का Q&A कर रहे हैं तो उससे पहले जाकर के उसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है अगर आप वो देख के आ जाते हैं तो हमें ये चीज़ें समझने में बहुत ईजी पड़ती है। इवन ये चीज़ मैं भी करती हूँ कि जिसके मुझे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं तो पहले जाकर के मैं उस टॉपिक को पढ़ के आती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इतना टॉपिक क्लियर कर लिया तो उसमें से आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट डिकेड में जो है कांग्रेस जो है वो चुनाव, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो गया था, चुनाव हारी थी। सेकंड क्या हुआ था कि यहाँ पे कॉलिएशन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कॉलिएशन स्टार्ट हो गया था।
तो फिर क्या हुआ था कि कुछ अयोध्या वाला जो था, अयोध्या हुआ था। फिर उसके बाद में एक और हमने जो गोधरा कांड है वो पढ़ा हुआ था। साथ ही साथ एक मंडल कमीशन करके आता है, तो मंडल कमीशन क्या आता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। और मंडल कमीशन ने क्या क्या अपनी सिफारिशें रखी थी ये सारी भी चीजें देख चुके हैं। तो इस तरीके से 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, और वहां से कैसे बीजेपी क्रिएट हुई थी, बीजेपी अभी तक के फिर वो चलते आ रही है। तो ये सारी चीजें देखी थी। तो चलिए अब होप इतने में आपको सारी चीजें जो है वो फटाफट रिवाइज हो चुकी होंगी, याद आ गया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एज ऑलवेज जो हमारा फॉर्मेट होगा क्वेश्चन आंसर्स का वो क्या होगा, वही 2, 5 और 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मार्क ऐड नहीं किया है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे एक क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के हर के साथ काम चला लेते हैं। मेरा सेम डायलॉग वही आने वाला है कि टॉपिक वही है, क्वेश्चंस बस चेंज होने वाले हैं वहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज बाबरी मस्जिद डिमोलाइज्ड। ठीक है, अब बाबरी मस्जिद जो है उसे क्यों तोड़ा गया था, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है। तो आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया था, यही क्वेश्चन को उठा करके, हाँ, ये क्वेश्चन आराम से आप 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। एक और चीज कि बाबरी मस्जिद के साथ में आप इसको यहाँ वाला भी ले सकते हो कि अयोध्या कांड क्या था, अयोध्या का मैटर क्या था, उन सारी चीजों को भी उठा करके हम रख सकते हैं। चलो, some organization were supporting the construction of temple at the place of Babri Masjid, and voluntary service for building the Ram temple was known as Karseva. Thousands of people gathered at Ayodhya, and finally they demolished the Babri Masjid to clear land for construction of the Lord Ram temple. अब सभी को पता है कि जो लॉर्ड टेम्पल था वहाँ पे, ठीक है, मतलब पहले सभी जानते हैं कि वहाँ पे राम जन्म स्थल है, उनका बर्थ प्लेस है। लेकिन फिर क्या हुआ था, जैसे ही मतलब टाइम चलते गया तो वहां पर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद बनी गई, उसी प्लेस पे बना दी गई थी। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पर वो हो जाता है कि हमें वापस से यहाँ पर राम मंदिर बनाना है, राम टेम्पल बनाना है। तो मतलब बहुत सारे लोग चाहते थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके सपोर्ट में थे कि यहाँ पे राम मंदिर बनना है। अब इसमें से कुछ हिंदू धर्म संगठन वाले जो लोग हैं वो हमेशा आए दिन दंगे फसाद तो इन सारी चीजों में होते ही है। तो इसी के दौरान ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे हुए, वही जो ऑरेंज दुपट्टा लेके घूमता है, यस एग्जैक्टली वही। तो ये सब लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, ताकि वो जो प्लेस है वो प्लेन कर दिया जाए और वहां पे जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो अभी 3-4 साल पहले हमारे सामने ही राम मंदिर वाला जो फैसला है वो हुआ, और वहां पर अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो ये केस कितना पुराना है, मतलब बहुत टाइम से, इवन मैं अपने बचपन से भी देख रही हूँ कि आए दिन किसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आने वाला होता है ना, कि उस दिन बैठक होती है इनकी, तो सुप्रीम कोर्ट में तो उस दिन सब भाई टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि अब क्या फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा। तो अभी देखिए जितने भी फैसले आए वो कैंसिल ही होते गए, और जो फाइनल वाला था वो अभी मोदी जी के राज में आया हुआ है। तो ये वही था, तो इसीलिए मतलब वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो है उसको हटा दिया जाता है, और उसके रिजल्ट के अनुसार बहुत सारे मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही लड़ गए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट हुई आगे चल के। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, आई होप। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेम द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी आपको याद होगा कि वो एक पार्टी, ठीक है, मतलब कमेंट में आप मुझे ये करके बताइए कि सबसे पहले ये पार्टी जो है वो किस स्टेट में आई थी। क्लियर, मतलब जो SC ST OBC जो मतलब माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं, तो उसमें से पहली एक ऐसी पार्टी थी जिनने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। और क्या हुआ था कि ये विनर हुई थी, ठीक है, इन्होंने मतलब ये जीती हुई थी, चुनाव में खड़ी हुई थी। तो कांसीराम जो है वो इनके कौन थे, फाउंडर थे। ठीक है, कांसीराम जी ने इन्हें फाउंड किया था, बनाया था। क्लियर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके साथ में MCQs में भी पूछा जा सकता है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, एक्सेट्रा। अब मंडल कमीशन क्या था, व्हाट वाज द मंडल कमीशन एंड व्हेन वाज इट अपॉइंटेड। तो मंडल कमीशन के बारे में आपको याद होगा कि एक OBC का एक आयोग आया हुआ था। ठीक है, अब वो OBC का एक आयोग आया था, उन्होंने बहुत सारी अपनी क्या उसमें सुधारने के लिए क्या रखी थी चीजें, मतलब जो करेक्शंस वाले होते हैं ना कि हमें ये नीड्स है, मांगे रखनी होती है, इस टाइप से जो चीजें थी वो थी।
हाँ जी, तो जितनी भी ओबीसी की जितनी भी डिमांड्स के लिए था, मतलब जो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी होता है, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आने वाला है। शिट, कलर चेंज हो गया यार इसका, कैसे करूँ मैं इसका चेंज। क्लियर। तो ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है, तो मेन यहाँ पे टॉपिक क्या आता है, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। वाओ दैट्स ग्रेट, मेरी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो रही है, मतलब इसमें, अदरवाइज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के, मतलब सबसे पहले यूपी में स्टार्ट किया था, हमने चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, या मैं अभी वही वाली जो पीपीटी है वो ओपन भी करके बता दूंगी कि बहुत अच्छे से हमने इसको समझा हुआ है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए मतलब एक क्या होता है कि सबसे पहले यूपी में स्टार्ट होता है, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब फर्स्ट टाइम तो यूपी में इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कमीशन क्रिएट किया जो कि इसके ऊपर काम करे, इसमें जो भी नीड्स रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर काम करे, जो ओबीसी का रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को देखने परखने के लिए एक कमीशन बैठाया। अब चूंकि इसके जो लीडर थे, उनका नाम, ये सरनेम शायद मंडल था, मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, मैं अभी मतलब करेक्ट करके, मतलब पढ़ के जरूर बताऊंगी। ओके, तो वो मंडल था, तो इसलिए इस जो ये जो कमीशन था, मतलब जो ओबीसी कमीशन था, उसको मंडल कमीशन कहा जाने लगा। क्लियर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई, इन्होंने रिपोर्ट बनाने के बाद में बहुत सारे पॉइंट्स रखे कि ये चीजें होनी चाहिए, और लास्ट में जाकर के ना इन्हें एक्सेप्ट भी किया था, मतलब मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन ने जितनी भी अपनी बातें रखी थी उसे एक्सेप्ट भी किया गया था, और इवन जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी वाले थे, इनने भी इसे अपना अप्रूवल दिया हुआ था। The Mandal Commission was set up on the 1st January 1979 to determine the criteria of identifying the socially and educationally backward class। ठीक है, जितनी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो था, इनके लिए जो भी क्राइटेरिया था, जो भी मतलब सोशली है, एजुकेशनली है, तो हर चीज को डिटरमाइन करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमीशन जो है बनाया गया था। यहाँ पे तो इतना ही पूछा गया है, लेकिन हमने इसके साथ में जो एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड कर ली है। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल तो 3 मार्क का है, लेकिन 5 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सो बी रेडी। The next question, what was the अयोध्या dispute? अभी हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा हुआ है कि अयोध्या वाला क्या था, ठीक है, हमने बाबरी, सॉरी नॉट एग्जैक्टली, हमने बाबरी मस्जिद पढ़ा। तो बाबरी मस्जिद और अयोध्या सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक ही धरती की बात कर रहे हैं, एक ही लैंड की बात कर रहे हैं, और उसी के ऊपर दोनों, ठीक है। बाबरी मस्जिद फॉर मोमेडियन कम्युनिटी, और अयोध्या जो डिस्प्यूट है वो फॉर अ हिंदू, ठीक है, दोनों के लिए हो गया। तो बाबरी डिस्प्यूट क्या था, अयोध्या डिस्प्यूट सॉरी वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम ओवर अ मॉस्क्यू इन मस्जिद, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में वाद विवाद था कि मुस्लिम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बाबरी मस्जिद है और दे वांट बाबरी मस्जिद, और हिंदू क्या चाहते थे कि वहाँ पे इन्हें अयोध्या का जो राम टेम्पल है ना, जो राम बर्थ प्लेस है वो चाहिए। तो इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ते रहता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार बहुत सारे दंगे फसाद जो है होते रहते हैं, और इसी का रिजल्ट जो था गोधरा कांड जो था गुजरात वाला, ये उसी का रिजल्ट था। क्लियर। तो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फ्री में रेडी हुआ है। क्लियर। हाईलाइट द टू इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। जब हमारे यहाँ पर 1989 की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, तो उसके हमें दो इफेक्ट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो भैया 1989 की पॉलिटिक्स क्या चल रही है ये पता कर लो, और इसे पता करने के लिए आपको जाना होगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। क्लियर। तो हम इसके टू इफेक्ट देखें, तो देखो अभी तक हमारे पास में क्या हो रहा था कि कांग्रेस सिस्टम जो है एकदम कंटिन्यू वन इरा डेमोक्रेसी जो है वो चल रहा था, ये वन इरा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी जो कह ले वो चल रहा था, है ना, क्योंकि वो लगातार हर दशक में जीतते आ रही थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, मतलब सबसे बड़ा जो चेंज कहना चाहिए वो ये हुआ कि यहाँ पे वो जो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था वो फिनिश हो गया, मतलब यहाँ पे कांग्रेस की हार शुरू हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, वो हार जाती है, ठीक है। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, लॉस ऑफ द काइंड ऑफ सर्टनली इट एंजॉयड द पार्टी सिस्टम अर्लियर, द बिगिनिंग ऑफ कॉलिएशन पॉलिटिक्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पे कॉलिएशन भी स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज कॉलिएशन, ये अभी डेफिनेशन तो आपको पता ही हो गई होंगी, क्योंकि हमने इसे इतने बार पढ़ा हुआ है। क्लियर।
अब इतने बार हमने कॉलिएशन पढ़ा हुआ है तो हमें ये बात पता है कि कॉलिएशन मीन्स मर्ज, दो ग्रुप्स जो है उन्हें मर्ज करना, या दो से दो ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं उनको मर्ज करना होता है, क्लियर। तो दैट इज कॉलिएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो जो कॉलिएशन की जो पार्टी थी वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस है वो तो सिंगल चल रही थी पार्टी। तो अब क्या होता है कि कांग्रेस से भी बहुत सारी पार्टीज जो है वो अपनी सेपरेट हो जाती है, बीजेपी बन गई थी। फिर क्या होता है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते थे, तो अब इन्हें क्या किया कि भाई तुम्हें भी तुम्हारे पास 10 है, तुम्हारे पास 10 है, मुझे नीड 20 की है, तो 10 और 10 दोनों मिला करके हमने 20 कर लिए ना, क्योंकि हमें 20 वोट चाहिए जीतने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ से कॉलिएशन जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि मतलब स्टार्ट तो हो ही गया, और भाई उसी का रिजल्ट है अभी तक कि राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन ही जीत पा रहे हैं। What does a coalition government mean? Mention any two example of such a government. तो भाई coalition वाली बात आएगी, मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि what is coalition, ठीक है। यहाँ पे तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये नहीं लिखी गई है, बट आई थिंक आपको बहुत बार जो है ये डेफिनेशन में समझा चुकी हूँ इन अ प्रीवियस लेक्चर्स कि coalition क्या होता है। तो क्या हो रहा है कि जब हम दो ग्रुप्स या पार्टी जो होती है उन्हें हम मर्ज कर देते हैं, एक पार्टी ये हुई, एक पार्टी ये हुई, तो हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये एक हैप्पी पार्टी हो गई। हैप्पी पार्टी क्यों हो गई, इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी वोट्स की कमी थी, इनके पास भी वोट्स की कमी थी, और ये जो तानाशाह बैठे हुए थे ना यहाँ पे इस टाइम में, या बोल सकते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वो थी, तो इनके पास ज्यादा वोट आते थे। अब इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ये यही वाला एग्जाम्पल कि जब पांचों मुट्ठी एक होती है तो पावर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाली हरकत हुई थी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो कि अलग अलग पार्टी जो है वो अपने आप को मर्ज कर लेती थी, कॉलिएट कर लेती थी, ताकि वो सामने वाली पार्टी को टक्कर दे दे। जैसे सपोज हमें 100 वोट्स की नीड है जीतने के लिए, ठीक है, मुझे सिर्फ 60 वोट मिले हैं, ठीक है, सिर्फ 60 मिले हैं, मतलब अगर मुझे 40 और मिल जाते तो मैं जीत जाती। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी पार्टीज मर्ज कर ली, तो दोनों की जितनी भी पार्टी के वोट्स आते थे दोनों को मिला करके फिर इनका लीडर चुन लिया जाता था। When two or more party join hands together to form a government is known a coalition government. जैसे कि यूपीए और एनडीए 1977 में क्या हुआ था कि यूपीए और एनडीए दोनों ने अपने आप को ज्वाइन कंबाइन कर लिया था, जिसके ज्यादा मेंबर्स होंगे वो वही उसी के नाम से पार्टी चलेगी, ठीक है। द फर्स्ट कॉलिएशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी कॉलिएट गवर्नमेंट, तो वो कौन सी हुई थी, यूपीए और एनडीए की हुई थी, क्लियर। चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इरेज करने में थोड़ी दिक्कत जाती है बहुत। The next question is, what was the main reason of the anti-Muslim riots in Gujarat 2002? 2002 में जो मुस्लिम वाले जो वो हुए थे ना दंगे प्रसाद, जैसे वो हम बोल सकते हैं जो गोधरा कांड है वो कैसे हुआ था, ठीक है, मतलब जो मेन रीजंस है वो क्या हुए थे। तो सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम वाले दोनों हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलना ही वाला है। In February March 2002, large scale violence took place against Muslim in Gujarat because अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मुस्लिम के अगेंस्ट जो गुजरात में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एक्चुअल में मैटर क्या हुआ था वहाँ पे कि चलती ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई थी, ठीक है, जो बोगी थी वहीं पे इसमें आग लगा दी गई थी। At Godrej station, a bogie of Sabarmati Express train was set on fire, which was full of car sevaks. They are returning from Ayodhya. ये कर्म सेवक होना चाहिए था। Suspecting the hand of Muslim in setting fire or to the bogie, large scale violence against Muslim began in गुजरात from the next day. अब क्या हुआ था कि जितने भी अयोध्या से, अब वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो चल रही थी कि सब लोग क्या चाह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और राम मंदिर बनने के लिए बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब वो डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ से पता है ये सब लोग मतलब अलग अलग शहर के, मतलब अलग पूरे देश से, अलग अलग प्रांत से सब लोग वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि डोनेट तो हर कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी मेहनत डोनेट करने जा रहे थे, मतलब जो कर्म श्रम सेवा कहते हैं, तो इसके लिए लोग वहाँ पे जा रहे थे ताकि हम कुछ फिजिकल वर्क वहाँ पे कर सके, जिससे मंदिर जो है वो खड़ा हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं, कुछ करके रिटर्न हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है
है कि जो साबरमती एक्सप्रेस की ट्रेन है उसकी एक बोगी में जहाँ पे ये सारे लोग सवार थे, तो वहां पे कहा जाता है कि मुस्लिम लोगों ने आकर के उस ट्रेन को आग लगा दी, मतलब उस बोगी को आग लगा दी। और जब ये हो गया तो भाई अब पता चला है कि हिंदुओं को मुस्लिम ने जलाया है, तो बाकी पूरा देश तो शांत नहीं रहेगा। ये हो जाता कि मुस्लिमों को हिंदू जलाते तो भी कोई शांत नहीं रहता, बस यहाँ से वॉर छिड़ गया, और वॉर छिड़ गया तो ये देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबने यही पाया कि सस्पेक्टिंग द हैंड ऑफ मुस्लिम इन सेटिंग फायर टू द बोगी लार्ज स्केल। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या हुआ, मुस्लिमों के अगेंस्ट गुजरात में नेक्स्ट मोमेंट से, नेक्स्ट डे से ही इनके खिलाफ बगावत जो है वो शुरू हो गई थी। तो पूरा कांड ये था। आई होप आपको पूरा समझ में आ जाए, या इसके जगह आके पूछ लिया जाए कि गोधरा कांड क्या है, तो आपको यही आंसर लिखना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? In what way do the coalition government prove to be more democratic than the one party governments? अब भाई अभी तक वन पार्टी गवर्नमेंट आ रही थी, तो डेफिनेटली अगर जब आप इलेक्शन में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक प्रूव करना होगा कि भाई एक सिंगल पार्टी चलते आ रही है, उससे बेटर है कि कॉलिएशन गवर्नमेंट चलाई जाए। तो किन सेंस में आप ये कह सकते हैं? और सबसे पहले एनडीए और यूपीए की जो कॉलिएशन गवर्नमेंट आई थी वही। तो अगर ये क्वेश्चन आया है दैट मीन कि जो कॉलिएट गवर्नमेंट थी इन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया होगा। क्लियर? तो चलो पहले आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When two or more parties join hand together to form a government is known as coalition government. Just example UPA and NDA. Advantages of coalition government are as follows. Dominance of one party is minimized. अब जो वन पार्टी जो है, वन पार्टी जो अभी तक के चलते हुए आ रही थी, अभी तक के हम किसका राज देख रहे थे? वन पार्टी वाला। तो अब उनका जो दायरा है वो थोड़ा सिकुड़ भी जाएगा। तो अब जो भी मतलब वन पार्टी का जो भी डोमिनेंस था, जो इनका अपना सिस्टम चलते रहता था, वो मिनिमाइज्ड हो गया, वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉलिएट गवर्नमेंट आ गई तो अलग अलग जितने जो पार्टी के ग्रुप्स हैं, अब देखो इसकी एक अलग आइडियोलॉजी है। एक सेकेंड, हाँ क्लियर। अब इसकी और इसकी अलग है, अब ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब हमें इन दोनों का ही जो अलग अलग जो मेंटल जो भी सोचने का जो आइडियोलॉजिकल तरीका है, जो भी मतलब इनके दायरे हैं वो पता चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाँ आइडियोलॉजीज जो है वो साथ में आएंगी, तो इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, मोर देन वन, एक सेकेंड, ओके, more than one ideology come together and gives strength to the democracy. क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतनी सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज आ रही है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप मर्ज हो रहे हैं, वो कॉलिएट हो रहे हैं, तो इन सबके अलग अलग क्या होंगे, इनके हमें थॉट्स, हाँ एग्जैक्ट वर्ड थॉट्स, जो भी प्रिपरेशन है उनकी, वो सारी चीजों को हमको सबको देखने को मिलेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट है द टू एडवांटेज ऑफ कॉलिएशन गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। तो भाई ये क्या था, गवर्नमेंट, ओके। इट गिव्स अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब हमें, हाँ अब क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे दे रही है, तो ये इसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे। ओके, स्लोज द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। हाँ, अब यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में स्लो प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि भाई अलग अलग है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात की ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी आ रही है, तो इनसे कुछ अडॉप्ट करने में, इनसे कुछ अडॉप्ट करने में, फिर अगर हमने इनके अडॉप्ट कर लिया तो इनको थोड़ी दिक्कत होंगी, तो इनको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज इन्हें क्लियर करने होंगे। ठीक है, हर चीज एक दूसरे से सहमत करानी होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? एक सेकेंड, ये डिसएडवांटेज है भाई, डिसएडवांटेज इसमें पढ़ना है। ओके, तो क्या हुआ कि ये थोड़ी स्लो प्रोसेस हो जाएंगी, फटाफट चीजें नहीं बनेंगी। और अगर वन पार्टी डोमिनेंस है, या वहां पे सिर्फ एक ही का चल रहा है, तो भाई एक ही की वो है, तो फटाफट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फटाफट जो भी डिसीजन है वो क्रिएट होंगे। अनस्टेबल क्यों कहा गया, मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स है यहाँ पे, तो भाई कल में किसी को लगा कि मैं यहाँ पे सुटेबल नहीं हूँ, तो वो तो इसे लीव करके चले जाएंगे ना, तो उसकी स्टेबिलिटी तो डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दोनों पार्टी के साथ में गेट टुगेदर्स पे। ठीक है, अगर वो जब तक के साथ में, दैट मीन कि वो पार्टी जो है कंटिन्यू चल रही है, अदरवाइज क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि सिंधिया जी चले गए थे तो कमलनाथ जी की पार्टी गिर गई थी, बट दैट इज डिफरेंट, ये कॉलिएशन नहीं है, ये सरकार गिरने वाला जो एग्जाम्पल है ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मंडल कमीशन सेटअप, डिस्क्राइब एनी टू रिकमेंडेशन ऑफ दिस मंडल कमीशन। ठीक है, दिस कमीशन, ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ तक के जो है 3 नंबर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर में देना होगा आंसर। यहाँ पे तो एनी टू का जो है
रिकमेंडेशंस है। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, मंडल कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना भी होगा, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो मंडल कमीशन कब बना हुआ था? 1990 में। मंडल कमीशन वॉज सेटअप बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। द टू रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन आर एज फॉलोज: 27% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, जो कि अभी तक ये मुद्दा चल रहा है, जिसकी वजह से आज ही रिसेंटली न्यूज़ क्या आई है कि ओबीसी के रिजर्वेशन वगैरह के चक्कर में क्या हुआ कि मेंस के एग्जाम जो है वो होल्ड करा दिए गए। 27% of the post in public service should be reserved for other backward classes, या बोल सकते हैं OBC। क्लियर? वेलफेयर प्रोग्राम स्पेशली मीन फॉर OBC should be financed by the government of India। अब जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे फॉर OBC, तो वो फाइनेंस कौन कराएगा या उसका फंड कौन करने वाला है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो ये दो रिकमेंडेशन थी। एक्स्ट्रा जो रिकमेंडेशन जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, तो ये सारी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो भी आपको याद है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा कि डिस्क्राइब द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर 1989। तो भाई इन आफ्टर 1989 क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पहले तक के तो हमारे यहाँ पे भले हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा अधिकार किसका हो रखा था? वन पार्टी इरा का, है ना, ये बोल सकते हैं कांग्रेस का, क्योंकि इस टाइम तक के हमारे यहाँ पे जो विनर पार्टी थी वो हमेशा कौन हो रही थी? कांग्रेस। यार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था यहाँ पे, मतलब जितना भी चल रहा था तो वन पार्टी का था, दैट मीन कि कांग्रेस का चल रहा था। अब 1989 से क्या शुरू होता है कि कांग्रेस की हार हो गई, यहाँ से क्या होता है दूसरी पार्टी जो है वो विनर या जीतना इलेक्शन में शुरू हो गई थी। तो इसीलिए अब हमें इसके बाद का जो इरा है वो एक्सप्लेन करना है। Election in 1989 led to the defeat of the Congress party, but not result in a majority for any other party. Though Congress was largest party in Lok Sabha, it did not have a clear majority. देखो, कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती तो थी, लेकिन उसके पास में मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, जो 89 मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी भी आ रही है कि मतलब वो भले जीत चुकी है, डी टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट डिड नॉट रिजल्ट इन अ मेजोरिटी इन एनी अदर पार्टी। ठीक है, किसी और पार्टी के पास में तो मेजोरिटी भी नहीं थी वहां पे in Lok Sabha. It did not have a clear majority. The defeat of the Congress party marked the end of Congress dominance over the Indian party system. अब यहाँ से क्या ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी कि अब यहाँ पर जो क्योंकि कॉलिएट करके गवर्नमेंट बनी थी, जीत गई थी, लेकिन हर किसी की कोई भी एक ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसके पास इसके लेवल की मेजोरिटी हो। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खत्म होने की जो एरा है वो शुरू हो जाती है, कांग्रेस डोमिनेंस जो है वो खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। और एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपको याद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिस्क्राइब एनी फोर मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1898। अब हमें जो 1898 की जो पॉलिटिक्स थी वो एक्सप्लेन करना है, और ये चीज़ आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सेम तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताया है, तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो 4 मेजर डेवलपमेंट्स थे इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि 1989 सॉरी 1989, मैं 1899 बोल रही थी, सॉरी इट्स 1989 है, सॉरी ठीक है। 1989 के बाद में जितनी भी मतलब क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स आते हैं मेजर हमको उसके ऊपर बात करनी है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस हार जाती है, दैट मीन एंड ऑफ कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस सिस्टम है उसका खत्म होना तो शुरू हो गया, तो यहाँ पे कांग्रेस सिस्टम जो है वो खत्म हो रही है। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम मीन डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ 2 decades, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1989। इट्स 1989 ओके इलेक्शन। द पार्टी had won only 197 seat, which was very low in comparison to 1984 election where party won 415 seats। ठीक है, पहले जब वो 1984 में कितनी सीट जीती थी? 415 सीट जीती थी, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि वो सिर्फ 197 सीट जो है वो जीती है, जो कि मेजोरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट मीन कि यहाँ से शुरू हो जाता है एंड ऑफ कांग्रेस एरा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने स्किप कर दी है कि आप पहले एक छोटा सा टैब
यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जहाँ पे आप चीजें के थोड़ा मतलब एक शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो ये नहीं करेगा कि ठीक है अगर आपने उसने सामने है तो वो यहीं से इम्प्रेस हो जाएगा और वो फिर आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड है ना, तो यहाँ पे एंड ऑफ कांग्रेस लगा दिया, यहाँ पे मंडल कमीशन लिख दिया, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल जो भी आगे हम पॉइंट्स पढ़ने वाले वो चीज़ है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि आगे जो भी बंदा एक्सप्लेन करने वाला है वो चीज़ें अच्छी है, उसे सारे पॉइंट्स कीवर्ड्स पता है, ठीक है। इसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है तो डजंट मैटर। देन नेक्स्ट है मंडल इशू। अब मंडल इशू क्या था, मंडल इशू जो है आपको पता है कि ओबीसी के लिए लेकर के आया गया था, मंडल कमीशन रख सकते हैं हम उसे, तो हमको वहीं पे एक्सप्लेन करना है कि मंडल कमीशन % रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी सिविल सर्विसेज थी, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उसके अंदर इसका रिजर्वेशन चल रहा था, तो उस वक्त ये हमने पहले पढ़ लिया है कि मंडल कमीशन क्या था या मंडल इशू क्या था, कि सबसे पहले यूपी ने जो ओबीसी है उनके रिजर्वेशन को स्टार्ट किया था, उनके हक में काम करना शुरू किया था। इसके बाद में सेंटर ने क्या हुआ, 1990 में क्या होता है कि सेंटर एक कमीशन बनाता है जिसमें कहता है कि जितना भी ओबीसी के लिए इकोनॉमिकली सोशली जो भी बेनिफिशियल है आप उसके ऊपर कुछ मतलब रिपोर्ट्स तैयार कीजिए, और इसी को हम मंडल कमीशन के रूप में जानते हैं। क्लियर। तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि वो 27% जो है रिजर्वेशन रखे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। क्लियर। तो यही मंडल इशू जो है यहाँ पे हो गया था। द मंडल इशू स्टार्टेड विद अ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन in 1990. The recommendation was that 27% of job in central government should be reserved for other backward classes candidates only. Clear. Then next है new economic reforms. अब यहाँ पे अब भाई नहीं इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स तो होने ही होने हैं। द न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आर अनाउंस्ड एज स्ट्रक्चरल adjustment program. These reforms were initiated by Rajiv Gandhi, but these were more visible in Narasimha Rao governments in 1991. These reforms faced many criticism, but the upcoming government have continued to the follow these. अब जो राजीव गांधी ने शुरू किया था, जो कि नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में, तो क्या हुआ था वहां से जितने भी उन्होंने जो अपकमिंग गवर्नमेंट आती थी तो इन्होंने उसको फॉलो करते ही रहना शुरू किया, ठीक है, मतलब उसको कंटिन्यू रखा जो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे एक नई सरकार आ गई तो इन्होंने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो भी क्रिएट की। तो ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स वाले ही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What was गोधरा एपिसोड एंड what were its आफ्टर इफेक्ट। अब गोधरा जो कांड था एक्चुअल में क्या था, अब आपको वो बताना है गोधरा एपिसोड क्या था, तो वो एक्सप्लेन करना है। हम सबको पता है कि गोधरा एपिसोड जो है वो क्या था, ठीक है। मार्च में क्या होता है कि एक बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पे एक मुस्लिम मतलब क्या है मुस्लिम के अगेंस्ट एक वायलेंस होता है गुजरात में, ठीक है। अब ये वायलेंस जो है गुजरात में क्यों होता है, इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस टुक प्लेस अगेंस्ट मुस्लिम इन गुजरात, बिकॉज ये चीजें हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुकी है, जो कि शायद हमारा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन था, बट इट्स 5 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर। क्यों हुआ था, क्योंकि जितने भी सेवक वहां से अयोध्या से जो भी श्रम सेवा दे रहे थे, जो भी काम कर रहे थे ना, कार सेवक जितने भी थे वो जो रिटर्न हो रहे थे, जिस साबरमती एक्सप्रेस में रिटर्न हो रहे थे, तो उसकी जो बोगी में यहाँ पर बैठे हुए थे, तो क्या हुआ था कि इसमें आग लगा दी गई। क्लियर। इस बोगी में आग लगा दी गई, और आग लगा दी गई तो क्या हुआ, यहाँ पे ये सस्पेक्ट किया गया, मतलब ये देखा गया कि ये किसी मुस्लिम ने किया हुआ है या मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। अब मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है तो हिंदू शांत नहीं बैठने वाले हैं, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट काम शुरू हुए, तो मतलब नेक्स्ट डे से मुस्लिमों के लिए आफत आ, उनको खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हो रही थी। A bogie of express train was set on fire which was full of car sevak
सेवक्स दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या। अयोध्या से क्यों आ रहे थे ये रीजन भी हमें पता है क्यों आ रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने मतलब वहाँ पर कर्म सेवा करना मतलब श्रम देना एक्सेप्ट किया था कि हमें राम भूमि चाहिए। और हमारे हिंदू में तो अभी हम लोगों ने देखा भी था ना कि हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए पर हमें राम मंदिर चाहिए, हमें वो भूमि चाहिए, मतलब इतने एग्रेसिव। लेकिन जब कोविड पीरियड आया तब सभी ने मान लिया कि भाई मंदिर तो ठीक है वो बन जाएगा, लेकिन अब हमें हॉस्पिटल्स की नीड है ना, हमें हमारे जो डेली नीड्स है उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये सब लोग वहाँ मतलब श्रम दान करने के लिए गए हुए थे और वहां से ये लोग रिटर्न आ रहे थे। सस्पेक्टिंग द हैंड ऑफ मुस्लिम इन सेटिंग फायर ऑन द बोगी, लार्जर स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम बिगिन इन गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब वहाँ पे क्या देखा गया कि वहाँ पे किसी मोमेडियन के हाथ में आग लेते हुए देखा गया, तो उससे ये लगा कि जितने मुस्लिम थे उन्हीं ने इसके अगेंस्ट काम किया है, क्योंकि हम बाबरी मस्जिद भी तोड़ चुके हैं और उस टाइम में भी अच्छा खासा कांड हो चुका था। तो अब क्या हुआ कि मुस्लिम के अगेंस्ट गुजरात में दूसरे दिन से ही कार्रवाई शुरू हो गई कि जितने मुस्लिम हैं उन्हें खत्म करो। अब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं तो ये तो हमने जस्ट इसी में देख लिया कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुस्लिमों के अगेंस्ट काम शुरू हो गए। ठीक है, द वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ वूल मंथ, नियरली 1100 पर्सन मोस्टली मुस्लिम वर किल्ड। अब ये एक महीने तक है भाई, क्योंकि छोटा मोटा तो था नहीं, आपने पूरी की पूरी ट्रेन की बोगी जो है वो जला दी है। ठीक है, और ये जो पढ़ाया था आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो से मुझे एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर दिखाई दी, यूट्यूब वगैरह पे जब स्क्रॉल करो तो आप देख सकते हो उसको, कि वहाँ पे मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और हर कोई इसको मतलब शेयर कर रहा है न्यूज में। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी और न्यूज़पेपर में भी देखी थी, ठीक है, दैनिक में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मोदी जी उस ट्रेन की बोगी से निकल रहे आ रहे थे और वो गोधरा कांड की पिक्चर थी। वो मुझे अदरवाइज मैं उसे ऐड करती और अभी भी मैं उसे नहीं कर पाई, सॉरी। तो हाँ, उस टाइम में भी मोदी जी थे, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव इंसान थे। तो अब क्या हो रहा है कि ये पूरे महीने ये कांड चलते गया था और इसमें 1100 मुस्लिम लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें मोस्ट ऑफ मतलब 1100 लोग जो है इन दंगे प्रसाद में जो भी शुरू हुआ था उसमें इतने लोग मरे गए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज्ड द गुजरात गवर्नमेंट रोल इन failing to control the communal violence, providing relief to the victim and prosecute the pre पेट्रोल ऑफ द वायलेंस। अब जितने भी है पेट्रेटोज, ओके, अब जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी कह रहा है वहाँ की गवर्नमेंट से कि भाई इसे कंट्रोल में करो, क्योंकि कंट्रोल करना तो इम्पोर्टेंट ही है, वरना फिर ये कहीं 1100 में ना कन्वर्ट हो जाए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड आर असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन। अभी इन्होंने असेंबली इलेक्शन थी वो भी इलेक्शन कमीशन ने इसको भी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उस वक्त अच्छा खासा मतलब यहाँ पे वो हुआ था, कांड हुआ था। तो दैट इज ऑल अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब जितने क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने सारे की सारे यहाँ पे कवर कराए गए हैं। मतलब जितने क्वेश्चंस जो रिपीटेड थे उन क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है, मतलब सारे जो कॉमन है ना इसी तरीके की वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया हुआ है और आपको लगता है कहीं आपने देखा है तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट में करके बताइए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें फिर से मतलब सारे चैप्टर्स के उसे अगेन एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, अच्छे से करूंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हाँ, किसी चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको उसे पूछने में नहीं हिचकिचाना है ना, क्योंकि अगर आप अपना डाउट अभी क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो चीज़ें हम देखते समझते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मेमोराइज्ड हो जाती है, वो एक लंबे दौर के लिए चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाती है। हाँ, मैटर करता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें तो उससे वो चीज़ें और हमारे माइंड में सेट होते जाती है। लेकिन जब हम किसी को ऐसे एक्सप्लेनेशन में सुनते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती है, और जब नीड पड़ती है, जस्ट सपोज एग्जाम में गोधरा कांड के ऊपर पूछ लिया कि भाई किस ईयर में है और हमें नहीं पता वो किस ईयर में है, लेकिन पढ़ते पढ़ते 10 बार सुना है, उससे रिलेटेड स्टोरी सुनी है, तो हमें कहीं ना कहीं वो ईयर जो है वो याद आने लगेगा कि भाई गोधरा कांड एक्चुअल में क्या है। तो उसे हम करंट से भी अपडेट करें, जैसे कि गोधरा कांड मैंने बताया आपको, एक इमेज जो है वो अभी बहुत चल रही है, इवन यूट्यूब के हर स्क्रोल में जब मैं कर रही हूँ तो उसमें तो दिखाई देती ही है। तो क्या हुआ
के, क्योंकि वो अभी करंट में आई हैं, ठीक है, उससे हम पूरा गोधरा एपिसोड जो है वो समझ सकते हैं। क्लियर। अयोध्या, अयोध्या को हम कैसे मेमोराइज करें कि अयोध्या जो है उस टाइम से चल रहा है, क्योंकि अयोध्या का मंदिर जो है वो अभी भी बन रहा है और आए दिन हम उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो सुनते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें, हाँ पॉलिटिक्स तो मैं यही कहूँगी कि पॉलिटिक्स को आपको समझना है तो आपको अपने करंट से अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपस में वहीं घूमते फिरते रहती है। तो ये चीज़ें हमें करंट, मतलब करंट जब हम मतलब अब न्यूज़ से अपडेट रहे तो हमें पॉलिटिक्स बहुत ही मज़ेदार लगने लगेगा। क्लियर। तो हाँ, सो जितने भी क्वेश्चंस आपको और लग रहे हैं कि ये मैंने नहीं करा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और जल्दी ही हम एक सैम्पल पेपर भी लेके आएंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और कुछ सारे चैप्टर्स में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और है जो कि लग सकते हैं कि और आने वाले हैं, तो ऐसे 2-3 सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।